हाँ तो दोस्तों, जैसा कि हमारा सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन। और ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन है, इसके बारे में हम लोगों आज हमारी सेवेंथ लेक्चर है। हम लोगों ने काफ़ी डिस्कस किया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन के बारे में। और नाउ हम लोग अब एक एक लेक्चर में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन के एक एक कॉन्सेप्ट को देख रहे हैं। और ये देख रहे हैं कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम पैराडाइम्स जो है वो वर्क करता है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन के अंदर होते हैं, और पर्टिकुलर हर कॉन्सेप्ट का क्या मोटो है, किस तरीके से हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग देख रहे थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन की बात करें दोस्तों, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन जब हमने देखा था, तो हमने ये देखा था कि जो इसकी सिंपल जो डिफिनीशन है वो क्या थी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड रिफर्स टू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, systems or software methodology. This is built on the concept of logical objects. It works through the certain creation, utilization, and manipulation of reusable objects to perform a specific task, process and objectives. Means अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन की हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे बेसिकली जो हमारे दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं ऑब्जेक्ट और क्लास का, उसका यूज करके हम किस तरीके से अपने रियल लाइफ के प्रॉब्लम रिलेटेड प्रॉब्लम्स को एज अ प्रोग्रामिंग के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है ना? या फिर हम ये कहें कि उनको सॉल्व करने के लिए कौन कौन सी मेथोडोलॉजी का यूज कर रहे हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स के अंदर आती हैं। इसके अलावा अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन की बात करें, तो ऑब्जेक्ट और क्लास, इसके अलावा इनके और भी फीचर्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया भी था, शॉर्ट रिव्यू मैंने आपको दिया था, जैसा कि आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि ऑब्जेक्ट, क्लास, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, मैसेजिंग, डायनेमिक बाइंडिंग, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनकैप्सुलेशन। ठीक है दोस्तों? और बात करें तो इसके अलावा एक और भी होता है आपका, जिसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं दोस्तों? इनहेरिटेंस। माफ करिएगा, थोड़ा इस पे मैं माउस से सही से राइट नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट होता है इनहेरिटेंस का। तो हम लोगों ने अभी तक हमारी जितनी भी क्लासेस हुई हैं दोस्तों, तो हमने वहाँ पे ऑब्जेक्ट को भी डिस्कस किया है, हमने क्लास के ऊपर भी क्लासेस ली हैं। और होप सो आप लोग को अभी तक इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि ऑब्जेक्ट क्या है और क्लास क्या है। ठीक है? और ऑब्जेक्ट और क्लास का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है? क्योंकि ऑब्जेक्ट, जैसा कि मैं बार बार कह सकता हूँ कि एक रियल वर्ल्ड की एंटिटी है जिसका कुछ एट्रीब्यूट और कुछ फंक्शनैलिटी और बिहेवियर है। ठीक है? अगर क्लासेस की बात करें तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट्स जिनकी एट्रीब्यूट्स और फंक्शनैलिटी सेम होती है। हाँ, लेकिन एक चीज हम कह सकते हैं कि ये जो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जो कि एक क्लास के अंदर रखे जाते हैं, इन सारे ऑब्जेक्ट्स की फंक्शनैलिटी या एट्रीब्यूट्स की बात करें तो वो तो हमारा सेम है, लेकिन उनके एट्रीब्यूट की वैल्यूज में डिफरेंट है, जिसकी वजह से उनके बिहेवियर में भी चेंजमेंट आ जाता है। अब उसके अलावा अगर हम ऑब्जेक्ट क्लास की हम लोगों ने बात कर ली थी, तो फिर हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्शन देखा था। और जब हम लोगों ने एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट देखा था दोस्तों, तो हमने ये देखा था कि एब्स्ट्रैक्शन का मेन मोटो क्या होता है कि कौन सी चीज़ें हमें हाइड रखनी है, या कौन सी फंक्शनैलिटी को हम हाइड रखना चाहते हैं, या कौन सी फंक्शनैलिटी हम शो करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों? इसके अंदर दो चीज़ें थी, एक आपका प्राइवेट और एक आपका पब्लिक। ठीक है ना? तो जो चीज़ें हम लोग प्राइवेट के अंदर रखते थे, तो वो चीज़ें आपकी पब्लिक को शो नहीं होती थी, और जो चीज़ें हम पब्लिक में रखते थे वो चीज़ें हमें पब्लिक को शो होती थी। ये दो उसके मेंबर थे, प्राइवेट मेंबर और पब्लिक मेंबर, जिनका हम यूज डाटा हाइडिंग में करते थे या इंफॉर्मेशन हाइडिंग में करते थे दोस्तों। ठीक है?
इनकैप्सुलेशन था, मैसेजिंग, मैसेजिंग के बारे में हम लोगों ने बात की थी, अगर आपको याद हो तो वो मैसेजिंग जो था हमारा, तो मैसेजिंग क्या था दोस्तों कि अगर एक क्लास के अंदर अगर कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए अगर कुछ ऑब्जेक्ट्स आपस में मिलके काम करते हैं, तो फिर अगर वो आपस में अगर मिलके काम करते हैं तो उनके बीच इंफॉर्मेशन की शेयरिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर वो एक दूसरे को इंफॉर्मेशन पास नहीं कर पाएंगे तो वो फिर अपने टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो चूंकि इंफॉर्मेशन, चूंकि ऑब्जेक्ट को भी आपस में कम्युनिकेट करने की जरूरत होती है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, तो उस केस में हम यहाँ वो मैसेजिंग का यूज करते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए। ओके दोस्तों, डायनेमिक बाइंडिंग की भी दोस्तों हम लोगों ने बात की थी। और अगर हम लोग डायनेमिक बाइंडिंग की बात करें दोस्तों, तो हमने देखा था कि डायनेमिक बाइंडिंग एक्चुअल में होती क्या थी कि वो कोड जो रन टाइम पे, एग्जीक्यूशन टाइम पे कोड के साथ अटैच होता है, यानी कि जब फंक्शन को हम कॉल करते हैं तब फंक्शन को नहीं पता होता कि उसको किस कोड के साथ अटैच करना है। जब हम रन करते हैं एट अ टाइम, उसी टाइम पे फंक्शन को ये पता चलता है कि उसको किस कोड के साथ अटैच करना है या कनेक्ट होना है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको एक शेप वाला एग्जांपल भी दिया था कि अगर हम एक शेप नाम का फंक्शन बनाते हैं जो कि अलग अलग शेप को बनाने के लिए होता है, जैसे कि मान लीजिए कि हम उससे सर्किल भी बना सकते हैं, हम उससे पॉलीगॉन्स भी बना सकते हैं, स्क्वायर भी बना सकते हैं, और भी बहुत सारी जितने भी शेप्स हैं हम उसका यूज करके, उस जो फंक्शन हमने बनाया है शेप नाम का, उसका यूज करके हम बना सकते हैं। तो होता क्या है दोस्तों कि अब सपोज कीजिए कि आप उसी कोड में आगे बढ़ते जा रहे हैं और आपको कहीं पे सर्किल बनाने की जरूरत पड़ी, तो आपने कॉल किया किसको, फंक्शन को। किस फंक्शन को, सेव फंक्शन को। अब जब आपने सेव फंक्शन को कॉल किया दोस्तों, तो जो हमारा सेव फंक्शन है वो क्या होगा कि कॉल तो होगा सेव फंक्शन, लेकिन जब हम कॉल करने के बाद उससे सर्किल को क्रिएट करेंगे, तब उस सेव फंक्शन को पता चलेगा कि उसके अंदर किस कोड के साथ उसको बाइंड होना है। तो ये जो प्रोसेस है ना, इसी को हम कहते हैं डायनेमिक बाइंडिंग दोस्तों, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में भी बताया था कि किस तरीके से हम एक ही कोड का यूज जो है बार बार कर सकते हैं, ठीक है ना, ताकि उस कोड की रीयूजेबिलिटी हो सके। इसके एग्जांपल में भी मैंने सेप नाम का ही फंक्शन लिया था, और सेप नाम के फंक्शन को ही अकॉर्डिंग टू नीड, जैसा कि मैंने अभी इससे पहले बताया कि अलग अलग सिचुएशन में जहाँ पे सर्किल या पॉलीगॉन बनाने की जरूरत पड़ रही है, तो हम बार बार सेप नाम का फंक्शन न बना के हम उसी एक सेप नाम के फंक्शन को बार बार कॉल करके और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम उसका यूज करते हैं दोस्तों। इनकैप्सुलेशन की बात करें दोस्तों, तो सॉरी, इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इनहेरिटेंस का मतलब जैसा कि हम लोगों ने अभी यहाँ नीचे डिस्कस भी किया था कि इनहेरिटेंस जो होता है, ये आपको एक फिगर के थ्रू कि किस तरीके से इसमें दो क्लासेस होती हैं, एक आपकी सुपर क्लास होती है, ठीक है ना, और एक आपका, सॉरी, एक आपका सब क्लास होता है, एक आपका सुपर क्लास होता है, ठीक है ना। तो सब क्लास हमेशा सुपर क्लास से जो है वो प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है। जैसा कि देखिए इस फिगर में भी मैंने एक व्हीकल क्लास बनाया है, इसको अगर हम सुपर क्लास मान लें, और ये सारी जो चीजें हैं ये उसके क्या है, इस सुपर क्लास के फंक्शन, ठीक है दोस्तों। और ये जो हमारे तीन है, ठीक है, ये तीन जो है ये हमारे क्या हैं, आपके सब क्लास, ठीक है। तो जैसा कि आप अगर देख रहे होंगे कि अगर हमने व्हीकल क्लास नाम का एक सुपर क्लास बनाया है और उसमें कुछ फंक्शंस हैं जैसे कि फ्यूल, अमाउंट, कैपेसिटी, अप्लाई, ब्रेक, तो जो नीचे के जितने भी सब क्लासेस हैं, यानी कि अगर हम बात करें कि क्लास बस की, क्लास कार की, क्लास ट्रक की, जो कि क्या है, सब क्लास है, तो वो जब भी उनको इन फंक्शनैलिटी का की जरूरत पड़ेगी, तो वो क्या करेंगे कि यहाँ से इस अपने सुपर क्लास से उसको इनहेरिट कर लेंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा इनहेरिटेंस का था दोस्तों, ठीक है। तो हमने ये सारे कॉन्सेप्ट देखे, और जो आज का हमारा दोस्तों टॉपिक है, वो हमारा टॉपिक है इनकैप्सुलेशन, ठीक है ना। इनकैप्सुलेशन को भी लोग डाटा हाइडिंग के लिए यूज करते हैं। तो एक आइए पहले हम अपने आज के टॉपिक पे यानी कि इनकैप्सुलेशन पे चलते हैं और देखते हैं कि इनकैप्सुलेशन है क्या, ठीक है दोस्तों। तो और हाँ, कल दोस्तों हम लोगों ने एक मॉडलिंग भी देखी थी, और हमने ये देखा था कि मॉडलिंग कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से वो क्या कहते हैं कि
कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए हम मॉडल क्रिएट करते हैं और कितना ज़रूरी है कि एक सही मॉडल चूज़ करना, अदरवाइज आप जो भी चीज़ अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा सही तरीके से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारी कल हो गई थी। तो आइए आज का जो हमारा टॉपिक है, और दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, इनकैप्सुलेशन। और इनकैप्सुलेशन की अगर दोस्तों हम बात करें तो इनकैप्सुलेशन जो है, अगर डिफिनीशन से देखी जाए तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि इनकैप्सुलेशन, ये जो इसकी डिफिनीशन लिखी हुई है, इस डिफिनीशन पे आप लोग फोकस करिएगा। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है कि इनकैप्सुलेशन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स दैट बाइंड्स टुगेदर द डाटा and functions that manipulate the data and that keeps both safe from outer side या outside interfaces and misuse. Data encapsulation lead to the important oops concept of data hiding. ठीक है दोस्तों, तो अगर यहाँ पे हम इनकैप्सुलेशन का ये जो डिफिनीशन लिखा हुआ है, अगर इस डिफिनीशन पे अगर हम फोकस करें दोस्तों, तो हमको एक चीज समझ में आएगी कि जो इसकी पहली लाइन लिखी हुई है कि यानी इनकी क्या कहते हैं कि बाइंड, ये यहाँ से जो आप अगर आप देखेंगे कि बाइंड टुगेदर द डाटा एंड फंक्शन दैट मैनिपुलेट द डाटा एंड कीप बोथ सेफ फ्रॉम आउटर इंटरफेस। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि अगर हम किसी क्लास में को इनकैप्सुलेट कर देते हैं, ठीक है ना, कैप्सुलेट करने का मतलब क्या है कि उसकी फंक्शनैलिटी और उसकी फीचर्स को, ठीक है, अगर हम एक जगह बाइंड कैप्सुलेट करके रख देते हैं, तो फिर कोई अदर क्लास चाहे कि उस क्लास के से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनका यूज करना, तो वो अदर क्लास जो है उन ऑब्जेक्ट्स को यूज नहीं कर पाएगा। अगर अदर वर्ड में मैं आपको समझाने की कोशिश करूं दोस्तों, तो अदर वर्ड में सिंपल कहने का मतलब इतना है कि इनकैप्सुलेशन जो हमारा कॉन्सेप्ट है, अगर इस ये सिंपल, इसका मेन फंडा जो क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो उसके फंक्शंस को, ठीक है ना, या फिर अगर किसी क्लास की बात करें तो वो उसके फंक्शंस को और उसके जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनको वो एक बाइंड करके एक यूनिट बना देता है। और विद इन क्लास अगर उस पर्टिकुलर डाटा का या ऑब्जेक्ट का यूज करना हो तब तो वो ऑब्जेक्ट का यूज कर सकता है, लेकिन उस क्लास के बाहर का अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी क्लास हो, और वो उस पर्टिकुलर क्लास को जिसको इनकैप्सुलेट किया गया है उसके डाटा को अगर यूज करने की कोशिश करे तो वो उसका यूज नहीं कर सकता। यानी एक तरीके से देखें दोस्तों, तो वो जिसको हमने इनकैप्सुलेट किया हुआ है वो जो है दूसरा, जो अदर क्लासेस हैं उनके लिए वो हाइड है, उसकी फंक्शनैलिटी उस क्लास की दूसरे जितने भी क्लास हैं उनके लिए वो हाइड है, वो चाह के भी उसका यूज नहीं कर सकते। तो इसीलिए जो है इनकैप्सुलेशन को डाटा हाइडिंग का एक अच्छा कॉन्सेप्ट माना गया है। ठीक है, तो इसके बाद लेकिन एक चीज कंफ्यूजन होती है, जैसा कि देखिए आगे वाले डिफिनीशन में यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप इस डिफिनीशन को अगर आप ध्यान से देखते हैं दोस्तों, ठीक है, तो अगर आप इस डिफिनीशन को अगर दोस्तों ध्यान से देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है कि जो हमारा डाटा इनकैप्सुलेशन इज अ मैकेनिज्म ऑफ बिल्डिंग द डाटा एंड द फंक्शन दैट यूज देम एंड, सॉरी, डाटा इनकैप्सुलेशन, ये जो डाटा इनकैप्सुलेशन लिखा हुआ है कि डाटा इनकैप्सुलेशन इज अ मैकेनिज्म ऑफ बिल्डिंग द डाटा एंड द फंक्शन that use them, and data abstraction is a mechanism of exposing one only the interface and hiding the implementation detail from the user। ठीक है, तो जब भी दोस्तों डाटा हाइडिंग या इंफॉर्मेशन हाइडिंग का कॉन्सेप्ट आता है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन नए लोगों को होता है कि डाटा हाइडिंग में तो अब्स्ट्रैक्शन भी है और डाटा हाइडिंग में यहाँ इनकैप्सुलेशन भी बता रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है कि क्या मतलब कि इनकैप्सुलेशन से क्या डाटा हाइडिंग है और एब्स्ट्रैक्शन से क्या डाटा हाइडिंग है। तो आपको मैं सिंपली बता दूं कि
कॉन्सेप्ट दोनों में है डाटा हाइडिंग का, यानी कुछ ना कुछ ये लोग हाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन वो जो हाइडिंग का कॉन्सेप्ट है वो दोनों में हाइड करने का जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है ना। यानी कि हाइड दोनों डाटा को कर रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में क्या हाइड, जो हाइड हो रहा है वो कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा डिफर है। मीन्स अगर हम एब्स्ट्रैक्शन की बात करें तो जैसा कि देखिए यहाँ पे नीचे डिफिनीशन में जो ये लिखा हुआ था, जो अभी मैंने बताया कि डाटा एब्स्ट्रैक्शन इज अ मैकेनिज्म ऑफ एक्सपोजिंग ओनली द इंटरफेस एंड हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल फ्रॉम द यूजर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने अभी ऊपर भी आपको अभी बताया था कि जो डाटा एब्स्ट्रैक्शन है इसमें होता क्या है कि जिस इंटरफेस को, जिस फंक्शनैलिटी को हम चाहते हैं कि यूजर को शो हो, उस फंक्शनैलिटी को हम यूजर को शो करा सकते हैं यूजिंग पब्लिक मेंबर, और जिस इंफॉर्मेशन को हम चाहते हैं कि वो यूजर को शो ना हो, ठीक है, तो उसको हम हाइड करा सकते हैं यूजिंग द प्राइवेट मेंबर, ठीक है। तो ये जो दो हमारा कॉन्सेप्ट था, अब है क्या जो मेन चीज आपके समझने वाली है कि किस तरीके से हम डाटा एब्स्ट्रैक्शन में जो हाइडिंग का कॉन्सेप्ट है उसमें क्या है कि हम जो इंटरफेसेस है उसी को केवल पब्लिक को शो करा रहे हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है, और वो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल जो है वो कहीं ना कहीं पब्लिक के लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखती। क्यों? क्योंकि अगर आप कार चला रहे हैं, अगर आपको कार ड्राइव करनी है, तो आपको इससे मतलब नहीं होता कि कौन सी कि कार किससे बनी हुई है, उसका इंजन कितने सीसी का है, कितना माइलेज देती है, ठीक है ना, कैसे माइलेज दे रही है, इससे आपका कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है ना। आपको बस कार में बैठना होता है, कार को ड्राइव करना होता है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम कोई वेबसाइट अगर डेवलप कर रहे हैं दोस्तों, तो वहां पे अगर वेबसाइट कैसे बना है, कहाँ हमने कौन सा कोड यूज किया है, क्या मॉडल अप्लाई किया है, तो ये सब से कस्टमर का कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है ना। कस्टमर को बस क्या चाहिए कि वो जो फंक्शनैलिटी चाहता है पर्टिकुलर आपके वेबसाइट के अंदर, वो सारी की सारी, या आपके सॉफ्टवेयर के अंदर वो सारी की सारी फंक्शनैलिटी जो है वो वहां पे मौजूद हो, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्शन जो है वो यही चीज, इसी के लिए यही जो है वो मतलब कस्टमर के लिए इसी तरीके से हेल्पफुल होता है कि वो क्या करता है कि जो कस्टमर को चाहिए, मीन्स कि जो इंफॉर्मेशन कस्टमर से रिलेटेड है वो इंफॉर्मेशन कस्टमर को शो होती है, और जिस इंफॉर्मेशन से कस्टमर का कोई लेना देना नहीं है वो इंफॉर्मेशन कस्टमर से शो नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये भी एक डाटा हाइडिंग का एक कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों आपके डाटा इनकैप्सुलेशन की दोस्तों, ठीक है ना, तो अगर डाटा इनकैप्सुलेशन की बात करें तो यहाँ पे भी हाइडिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि फंक्शनैलिटी को आप हाइड नहीं कर रहे हैं, या पब्लिक की क्या, पब्लिक को शो होना है उससे आप हाइड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर क्लास को इनकैप्सुलेट कर रहे हैं, तो कोई अदर क्लास अगर चाहे कि उस पर्टिकुलर क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज करे, तो वो उसका यूज नहीं कर सकता। यानी एक तरीके से उस अदर क्लास के लिए उस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट हाइड होते हैं। इसलिए यहाँ पे भी हम डाटा हाइडिंग को, इसलिए हम कहते हैं कि इनकैप्सुलेशन में भी डाटा हाइडिंग होती है। यानी कि अगर अब आपको अगर बात अगर सही से समझ में आई हो, तो अगर आपने दोनों चीजों को देखी हो, तो अगर दोनों चीजों को जो मैंने आपको बताई हो अगर आपको समझ में आई हो दोस्तों, तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से इनकैप्सुलेशन जो है वो भी डाटा हाइड करता है, लेकिन उसका तरीका अलग होता है। और डाटा एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू भी डाटा को हम हाइड करते हैं, लेकिन उसका तरीका और उसको, वो जिस डाटा को हाइड करता है वो अलग होता है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन में कंफ्यूज मत होइएगा। दोनों ही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन या फिर उप्स पैराडाइम्स के काफी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जिनका हम अकॉर्डिंग टू नीड अपने सॉफ्टवेयर में अलग अलग सिचुएशन में यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों हम अगले डिफिनीशन की बात करते हैं, और अगले डिफिनीशन को अगर आप दोस्तों ध्यान से देख रहे हैं तो ये आपको दिख रहा होगा लास्ट, ठीक है। तो अगर आप इस डिफिनीशन को अगर आप दोस्तों ध्यान से देख रहे हैं तो आपको इस डिफिनीशन में भी इनकैप्सुलेशन क्या है उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। एक बार चलिए देख लेते हैं कि इन अदर वर्ड्स इनकैप्सुलेशन मैकेनिज्म ऑफ रैपिंग द डाटा, यानी कि वेरिएबल्स एंड कोड एक्टिंग कोड एक्टिंग ऑन द डाटा, यानी कि जो उस पर्टिकुलर वेरिएबल के ऊपर जो कोड यानी कि जो फंक्शन अप्लाई हो रहा है यानी कि मेथड, टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट, ठीक है। यानी कि हम किसी वेरिएबल
कि फंक्शंस को, मेथड्स को और उसके एट्रीब्यूट्स को एक जगह सिंगल यूनिट में जो हम बाइंड कर रहे हैं, इसी को हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। ठीक है। In an encapsulation, the variable of a class will be hidden from other class. Means कि इसमें जो जिस क्लास को हम इनकैप्सुलेट कर रहे हैं, तो होता क्या है कि उस क्लास के जो भी वेरिएबल है वो अदर क्लास के लिए हाइड होते हैं। ठीक है, यानी कि अदर क्लास जो है, जो मैंने अभी आपको बताया कि जो अदर क्लास है वो उसका यूज नहीं कर सकता, एंड कैन बी एक्सेस्ड ओनली थ्रू द मेथड्स ऑफ देयर करेंट क्लास। यानी कि उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर के ऑब्जेक्ट्स का जो भी फंक्शन है उसका यूज केवल पर्टिकुलर वो क्लास ही कर सकता है, उसके अलावा अदर क्लास नहीं कर सकता। इसलिए हम कहते हैं कि वो अदर क्लास के लिए पर्टिकुलर क्लास जो है या उसके ऑब्जेक्ट्स जो है वो हाइड है। ठीक है। देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज डाटा हाइडिंग। सो इसीलिए हम इसको डाटा हाइडिंग कहते हैं दोस्तों। यानी कि अगर आप देखें तो इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन दोनों के कॉन्सेप्ट में डाटा हाइडिंग की जा रही है, लेकिन जो डाटा हाइडिंग हो रही है वो डाटा हाइडिंग जो है उसका कॉन्सेप्ट अलग है। यानी कि इनकैप्सुलेशन में कुछ अलग तरीके से डाटा हाइडिंग हो रही है और एब्स्ट्रैक्शन में कुछ अलग तरीके से डाटा हाइडिंग हो रही है। तो होप सो आपको इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन दोनों के बीच में जो डाटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा कि दोनों एक्चुअल में है क्या। ठीक है। अब दोस्तों आइए हम थोड़ा सा इनकैप्सुलेशन के बारे में। हाँ, तो दोस्तों जैसा कि मैं बात कर रहा था कि इनकैप्सुलेशन के बारे में कि किस तरीके से ये मतलब कि डाटा हाइड कर रहा है और क्या डाटा हाइड कर रहा है, किस तरीके से डाटा को मतलब कि क्या इसमें डाटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट है और एब्स्ट्रैक्शन के अंदर क्या डाटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट है। तो आइए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। तो ये आपको दोस्तों फिगर दिख रहा होगा। ठीक है। अगर हम इस फिगर को देखें तो इनकैप्सुलेशन वर्ड है हमारा, क्या है, इनकैप्सुलेशन। यानी कि ये जो फिगर हमें बता रहा है कि जो इनकैप्सुलेशन का डिफिनीशन है, यानी कि किस तरीके से उसके वेरिएबल और उसके मेथड को एक साथ जो है हम इनकैप्सुलेट करते हैं। ठीक है, ताकि पर्टिकुलर वेरिएबल को अदर क्लास एक्सेस ना कर सके। यानी कि पर्टिकुलर उस क्लास के अंदर जो हमारा वेरिएबल है, अगर हमने उसको इनकैप्सुलेट किया हुआ है, तो जो हमारा दूसरा क्लास है अगर उस वेरिएबल को, उस क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करना चाहेगा तो वो उसको एक्सेस नहीं कर सकता। इसी को हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। तो ये फिगर हमारा देखिए यही बता रहा है कि किस तरीके से क्लास के अंदर जो हमारा वेरिएबल है उसको हमने इनकैप्सुलेट किया है। यानी देखिए एक ये कैप्सूल के फॉर्म में आपको दिखा रहा है। ठीक है ना। और ये जो कैप्सूल के फॉर्म में आपको दिखा रहा है दोस्तों, उसमें देखिए किस तरीके से हमारा मेथड और हमारा वेरिएबल दोनों एक कैप्सूल के अंदर कंबाइन करके या एक तरीके से कहें कि बाइंड करके रख दिया गया है। और ये जो जब हम इस मेथड के, तो यानी इनकैप्सुलेशन मेथड का सिंटैक्स का यूज करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम के अंदर, और उसका यूज करके जब हम पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं अगर हम उसको इनकैप्सुलेट कर देते हैं, तो वो जो क्लास है जिसके अंदर उसको इनकैप्सुलेट किया गया है वो अगर चाहेगा तो उसका फंक्शन का यूज कर सकेगा। और अगर उसके अदर वाला क्लास है, अगर वो चाहेगा कि उस पर्टिकुलर जिस ऑब्जेक्ट को हमने दूसरे क्लास के अंदर इनकैप्सुलेट किया है उसके फंक्शन को यूज करे, तो वो उसका यूज नहीं कर पाएगा दोस्तों। ठीक है ना। तो ये फिगर आपको बताता है कि किस तरीके से इनकैप्सुलेशन जो है वो परफॉर्म होता है या किस तरीके से इनकैप्सुलेशन जो है वो वर्क होता है, मतलब कि परफॉर्म मतलब कि किया जाता है या बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखिए कि ये जो इनकैप्सुलेशन या एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है ये केवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स के अंदर ही आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा ये इम्परेटिव या किसी और पैराडाइम्स में इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है दोस्तों। अब जो हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों, अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन की बात करें तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसमें क्या कहते हैं, दो लैंग्वेजेस यूज की जाती है मोस्टली, एक हमारा सी और जावा। पाइथन भी है, लेकिन अगर हम सी प्लस प्लस और जावा सॉरी, तो सी प्लस प्लस की अगर बात करें तो वो प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, लेकिन जावा को हम प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज कहते हैं। क्योंकि सी प्लस प्लस क्या है कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को एक्सेप्ट करती है, अडॉप्ट करती है, लेकिन प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम लैंग्वेज सी प्लस प्लस को नहीं कहा जाता। ठीक है।
तो अगर प्योरली क्या कहते हैं कि लैंग्वेज नहीं कहा जाता, लेकिन अगर हम वही बात करें जावा की दोस्तों, तो ये प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है। तो जो आज इसके हम चूंकि इनकैप्सुलेशन डिस्कस कर रहे हैं, तो हम इनकैप्सुलेशन का जो एग्जाम्पल है वो हम सी प्लस प्लस में भी देखेंगे, और इनकैप्सुलेशन का जो एग्जाम्पल है वो हम जावा में भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों। और इन दोनों को देखने के बाद फिर हम ये डिस्कस करेंगे कि फिर और देखते हैं, मतलब इनकैप्सुलेशन का जो एग्जांपल हम देखते हैं किस तरीके से सी प्लस प्लस में यूज होता है, और इनकैप्सुलेशन किस तरीके से हमारा जावा के अंदर यूज होता है, दोनों की मेथोडोलॉजी क्या है, दोनों को लिखने का तरीका क्या है, और क्या चेंजेस है। ठीक है दोस्तों। तो आइए हम अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं। ठीक है। तो दोस्तों, जो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है, हाँ तो दोस्तों, हम इनकैप्सुलेशन, जैसा कि मैंने बताया कि इनकैप्सुलेशन जो है वो सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोनों में इनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले जो हम अगर सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की बात करें, तो इसमें किस तरीके से हम इनकैप्सुलेशन का यूज़ करते हैं। तो देखिए, दो चीज़ें होती हैं अगर सी प्लस प्लस में हम इनकैप्सुलेशन की बात कर रहे हैं। तो एक आपका होता है कि प्रोग्राम स्टेटमेंट्स, यानी कि कोड, और दूसरा होता है आपका प्रोग्राम डाटा। ठीक है। यानी कि जो मैं अभी आपको बता रहा था कि इनकैप्सुलेशन का जो हमारा मेन मोटो होता है, वो मेन मोटो क्या होता है कि किस तरीके से हम वेरिएबल और उसके मेथड को एक साथ कंबाइन करते हैं, बाइंड करते हैं। ठीक है दोस्तों। और ये तो पता ही है कि जो जिसको हम बाइंड कर देते हैं उसको अदर क्लास यूज नहीं कर सकता। ये इतनी देर से हम लोग इनकैप्सुलेशन के मेथड में डिस्कस कर रहे थे। आइए दोस्तों, तो अब चलते हैं हम सी प्लस प्लस प्रोग्राम के एग्जाम्पल के ऊपर। तो दोस्तों, ये है इनकैप्सुलेशन का एक एग्जाम्पल। आगे भी दूसरे पेज में भी है, पहले इस पेज में देख लेते हैं हम लोग। तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि हमने एक क्लास बनाई है इनकैप्सुलेशन नाम की। ठीक है ना। और उसमें ये प्राइवेट, जो कि हिडन रहेगा, जैसा कि देखिए लिखा है डाटा हिडन फ्रॉम आउटर साइड वर्ड। ठीक है ना। और एक आपका पब्लिक, यानी कि वो फंक्शन, ठीक है ना, यानी कि वो चीजें जो कि पब्लिक को शो होंगी। ठीक है। अब दो फंक्शन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, एक आपका सेट और एक आपका गेट। ठीक है दोस्तों। तो ये दो काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स के अंदर। इनका यूज करके हम वैल्यू को मॉडिफाई करते हैं, और जो वैल्यू है उसको शो कराते हैं। ठीक है दोस्तों। या फिर वो जो वैल्यू है वो हमें मिलती है। तो अगर फंक्शन को सेट करने की बात हो, यानी कि मॉडिफाई करने की बात हो, तो हम वहां पे जो यूज करते हैं दोस्तों, वो हम यूज करते हैं आपका ये सेट। ठीक है दोस्तों। और अगर हमें शो कराने की बात आती है, तो हम वहां पे यूज करते हैं गेट। ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो हमने क्लास बनाई है, उसके अंदर हमने डाटा को प्राइवेट भी रखा है और पब्लिक भी रखा है। तो जो प्राइवेट है वो आउटर वर्ल्ड में शो नहीं करेगा, जो पब्लिक है वो आउटर वर्ल्ड में शो करेगा। लेकिन अगर इन फंक्शन का यूज बाहर से कोई अदर क्लास करना चाहे, तो वो इन फंक्शन का यूज नहीं कर सकता। यही इनकैप्सुलेशन है। क्यों? क्योंकि अदर जो क्लासेस हैं उनके लिए ये पर्टिकुलर जो जिस क्लास को इनकैप्सुलेट किया गया उसके ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है? हाइड। ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज कि ये जो गेट फंक्शन और सेट फंक्शन है, गेटर और सेटर, ठीक है, तो इनका जो यूज है वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप जब भी कभी भी प्रोग्रामिंग के अंदर जब इन अपनी वैल्यूज को या अपने क्लास को डिफाइन कर लेंगे, तो पर्टिकुलर किस वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू हमें डालनी है और उसका रिजल्ट हमें कैसे शो होगा, ये सब डिपेंड करता है इस सेटर और गेटर मेथड पे। ठीक है। ये जो सेटर और गेटर मेथड है, यानी कि अगर हम बात करें सेट की और अगर हम बात करें गेट की, तो सेट और गेट ये दोनों मेथड जो है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन का काफी इंपॉर्टेंट मेथड है। और ये दोनों मेथड के थ्रू ही हम वैल्यूज को मॉडिफाई करते हैं, और जो भी हमारा रिजल्ट होता है उस रिजल्ट को हम शो कराते हैं, ताकि पर्टिकुलर जो भी पर्सन या इंड यूजर है वो उसको देख सके। ठीक है दोस्तों। अब इसी प्रोग्राम में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें, तो आपने देखा है यहाँ पे फिर हमने क्या किया है, इनकैप्सुलेट
ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर सेट 5, ठीक है ना, और फिर काउंट गेट। यानी कि हमने अब यहाँ पे क्या किया है कि पर्टिकुलर हमने एक सेट वैल्यू, जो मैंने क्या कहा था कि सेट का काम क्या है, अगर ऊपर वाले में अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने देखिए, अगर सॉरी, अगर सेट में आपको दिख रहा होगा तो हमने यहाँ लिखा हुआ है इंट ए, ठीक है ना, यानी कि यहाँ पे इसके अंदर हम कोई भी इंटीजर टाइप की वैल्यू जो है वो हम सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। सेट जो हमें यहाँ पे दे रहा है क्या, कि हम किसी भी इंटीजर टाइप की वैल्यू को हम वहां पे दे सकते हैं, लेकिन जीरो नहीं, वो गार्बेज वैल्यू नहीं होगी क्योंकि वाइड लगा हुआ है। उसके बाद से हमने x इक्वल टू ए लिखा है, ठीक है ना, यानी कि a की वैल्यू जो भी इंटीजर हम देर सेट कर रहे हैं वो वैल्यू कहाँ चली जाएगी, x के अंदर, ठीक है ना। और फिर इंट गेट और रिटर्न x, यानी कि हम उसी x को रिटर्न करा रहे हैं, ठीक है। यानी पहले मैंने वैल्यू सेट की, वो वैल्यू कहाँ गई, x के अंदर, और x को ही हमने रिप्रेजेंट करा दिया, ठीक है ना। अब नीचे जो है उसका इंप्लीमेंटेशन है, देखिए किस तरीके से हमने सेट के अंदर जो वैल्यू डाली वो क्या डाली आपकी 5, ठीक है। और जो गेट गेट के थ्रू हमें रिटर्न क्या मिलेगा, वही क्या 5, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप जो मैंने अभी आपको बताया कि इंट ए मतलब 5, 5 यानी x, और x मतलब 5, जो कि उसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जावा के अंदर इनकैप्सुलेशन को हम सॉरी जावा नहीं, सी प्लस प्लस के अंदर किस तरीके से हम इनकैप्सुलेशन के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, और किस तरीके से हम उसका रिजल्ट जो है वो आउट करते हैं। और ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि वैल्यू को इम्प्लीमेंट कर सॉरी मॉडिफाई करने के लिए जो मेथड यूज होता है वो गेट का यूज होता है, और सॉरी सेट का यूज होता है, और वैल्यू को शो कराने के लिए जो मेथड यूज होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में वो गेट का होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस हिसाब से जो हमारा आउटपुट होगा वो आउटपुट हमारा क्या होगा 5, ठीक है। यानी जो अभी हमने प्रोग्राम बनाया, जो प्रोग्राम हमने डिस्कस किया, तो जो सी प्लस प्लस में इनकैप्सुलेशन का एग्जाम्पल था, तो हमने देखा किस तरीके से हमने एक इनकैप्सुलेशन क्लास बनाई है, उसमें जो डाटा को पब्लिक को शो करना है उसको पब्लिक में डाला है, जिसको शो नहीं कराना है उसको हमने प्राइवेट में डाला हुआ है, ठीक है ना। लेकिन और किस तरीके से फिर हम सेट और गेट मेथड का यूज करके हम वैल्यू को मॉडिफाई कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो प्रोसेस के थ्रू जो हमारा रिजल्ट आउटपुट मिल रहा है, आउटपुट जो हमें मिल रहा है वो गेट फंक्शन के थ्रू किस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों। लेकिन मैं बार बार एक चीज कह रहा हूं कि अगर हम इसमें अगर कोई दूसरी क्लास भी बनाए और वो भी अगर इसको यूज करना चाहे इन फंक्शन को, तो वो इस फंक्शन का यूज नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि हमने इसको इनकैप्सुलेट किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये अदर क्लास से क्या होगा, हाइड, ठीक है। अब जैसा कि देखिए नीचे कुछ आपका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, और अगर आप इस डिस्क्रिप्शन को ध्यान से देखें दोस्तों, तो आइए पढ़ते हैं। आपको पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इन द above program the variable x is made private, okay. This variable can be accessed and manipulated only using the function get and set, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि अब ये जो वेरिएबल को का यूज, जो भी हम वेरिएबल जिसको हमने प्राइवेट बनाया हुआ है, इसका हम यूज किस मेथड के थ्रू कर पा रहे हैं, या तो गेट मेथड के थ्रू या तो सेट मेथड के थ्रू, ठीक है ना। विच आर रिप्रेजेंट इनसाइड द क्लास, जो कि पर्टिकुलर क्लास जिसको हमने इनकैप्सुलेट किया है उसके अंदर बनाया गया है। Thus we can say that there the variable x and the function get and set are bind together, which is nothing but encapsulation, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इस प्रोग्राम को अगर आप देखें तो हमने चाहे ये हमारा ये वेरिएबल x हो, ठीक है ना, चाहे हमारा ये इंटीजर x हो, ठीक है ना, जिसको हमने प्राइवेट बनाया हुआ है, ठीक है ना, या फिर जो हमने पब्लिक में रखा हुआ है, ठीक है ना, ये सब का सब जो है ये एक जगह पे एक क्लास के अंदर बाइंड करके रखा गया है, और इसी को हम क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन, क्यों, क्योंकि इसका यूज आउटर वर्ल्ड के क्लास अब नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। तो आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो इनकैप्सुलेशन का, जो कि जो सी प्लस प्लस में जो मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूं, तो आइए अब हम इसी एग्जांपल को
ये इनकैप्सुलेशन का जो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट जावा के अंदर किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, या फिर जावा के अंदर इस कॉन्सेप्ट में कुछ डिफरेंस है क्या? तो आइए हम उसके लिए हम अपने अगली स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कि हाउ टू अचीव इनकैप्सुलेशन इन जावा। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे भी ये दो चीजें लिखी हुई हैं। अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है, डिक्लेयर द वेरिएबल ऑफ अ क्लास एज प्राइवेट। ठीक है ना, यानी क्लास का जो वेरिएबल है उसको हम प्राइवेट डिक्लेयर करेंगे। और मोस्टली दोस्तों हम वेरिएबल के पार्ट को ही हम प्राइवेट में डालते हैं, क्योंकि वेरिएबल से आउटर वर्ड में जो इंड यूजर है उसका कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है ना, उसको तो उस वैल्यू से मतलब होता है जो सेट के थ्रू वो मॉडिफाई करता है और गेट के थ्रू जो उसको मिलता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से लिखा है दूसरा कि प्रोवाइड पब्लिक सेटर एंड गेटर मेथड टू मॉडिफाई एंड व्यू द वेरिएबल वैल्यूज। वही सेम चीज जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है ना, यानी अगर एक चीज देखें दोस्तों, तो चाहे आप सी प्लस प्लस में बात करें, चाहे आप इनकैप्सुलेशन की जावा में बात करें, तो दोनों जगहों पे जो आपका ये मेथड है कि क्लास वेरिएबल्स को और मेथड्स को आपस में कंबाइन करना, एक यूनिट सिंगल यूनिट में बिल्ड करना। ठीक है ना, तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। ठीक है ना, वहां और जहां पे हम प्राइवेट और पब्लिक जो ये बात कर रहे हैं, तो चाहे सी प्लस प्लस हो और चाहे जावा हो, पब्लिक का यूज उसके लिए यूज होगा जिसको हम यूजर को शो कराना चाहते हैं। प्राइवेट का यूज वहां पे होगा जो इम्प्लीमेंटेशन हम पब्लिक को शो नहीं कराना चाहते। ठीक है, इसके अलावा अगर हम सेटर एंड गेटर मेथड की बात करें, तो ये भी आपका जावा में भी यूज हो रहा है और आपका सी प्लस प्लस में भी यूज हो रहा है। यानी कि वही सेम कॉन्सेप्ट भी है कि सेटर का मतलब क्या है कि अगर आप वैल्यू को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप सेटर का यूज कर रहे हैं, और गेटर का मतलब क्या है कि जो मॉडिफाई किया है आपने और उसको प्रोसेसिंग के बाद जो आउटपुट मिल रहा है वो गेटर के थ्रू आपको शो होगा। ठीक है, तो आइए अब जावा के अंदर हम देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल को समझते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हल्का फुल्का सेंटेक्स में थोड़ा सा अगर डिफरेंस है, तो आप देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, पब्लिक क्लास। ठीक है, पब्लिक क्लास इनकैप टेस्ट। ठीक है ना, तो ये जो इनकैप मतलब इनकैप्सुलेशन लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए प्राइवेट जो वेरिएबल के नाम है, यानी कि स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग आईडी नंबर, प्राइवेट इंट, यहाँ पे देखिए इंटीजर एज। ठीक है ना, तो यानी कि अगर किसी एम्प्लॉय की बात करें तो वहां पे उसका नेम, आईडी और एज हो सकता है। ठीक है ना, अब देखिए हमने पब्लिक में क्या डाला हुआ है, गेट एज। ठीक है ना, गेट एज मतलब क्या है कि गेट हमारा गेटर क्या करता है कि वो वैल्यू को मॉडिफाई करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि यूजर अपने हिसाब से इसमें एज डाल सकता है। उसके बाद से पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम, यानी कि यहाँ पे भी क्या है कि यूजर को अगर नेम अपना डालना है तो वो भी चूंकि गेट फंक्शन का ही यूज करेगा, क्योंकि उसको वहां पे भी मॉडिफाई करना है, यानी कि अपना नाम डालना है। ठीक है ना, उसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे तीसरे पे, तो तीसरी लाइन में भी दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि पब्लिक स्ट्रिंग गेट आईडी नंबर। ठीक है ना, अब गेट आईडी नंबर मींस क्या कि यहाँ पे भी क्या है कि गेट जो हम यूज कर रहे हैं, तो गेट का यूज हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो है वैल्यू को मॉडिफाई करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस गेट स्ट्रिंग पब्लिक स्ट्रिंग गेट आईडी नंबर के थ्रू वो आईडी नंबर जो भी होगा वो अपना वो वहां पे मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है ना, तो यानी ये जो तीन चीजें आपको दोस्तों दिखी, ठीक है ना, उसके अलावा अगर हम चौथी चीज के बारे में बात करें, ठीक है ना, तो ये सॉरी ये जो हमें अपनी अभी ये जो तीन चीजें दिखी, ठीक है ना, तो ये तीन चीजों का यूज हम कर क्यों रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें पर्टिकुलर अगर हम सेट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना, सॉरी अगर हम सॉरी सॉरी जैसे देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे गेट लिखा हुआ है, ये गेट ये गेट ये गेट। ठीक है ना, यानी ये जो गेट है ये बता रहा है कि जो भी वैल्यू हम सेट करेंगे और जो भी उसका प्रोसेसिंग होगा वो गेट के थ्रू हमें मिलेगा, यानी गेट के थ्रू हमें शो होगा। इसीलिए देखिए सबके नीचे रिटर्न लिखा हुआ है। ठीक है ना, रिटर्न आईडी नंबर, यानी कि जो आईडी नंबर हम सेट करेंगे वही गेट में हमको रिटर्न होके मिलेगा, यानी वही शो होगा। जो नेम हम गेट के थ्रू जो भी नेम हम सेट का यूज करके इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना, वही नेम हमको गेट के थ्रू रिटर्न होगा। ठीक है ना, जो एज
हम सेट का यूज करके क्रिएट करेंगे, ठीक है ना, वही हमें गेट में वही एज हमको रिटर्न होगी, ठीक है ना। तो ये जो ऊपर का ये जो 3 लिखा हुआ है, यानी कि पब्लिक गेट गेट नेम एंड गेट आईडी नंबर, तो इन तीनों का जो यूज है दोस्तों, वो तीनों का यूज जो है वो आपको जो आउटपुट है वो आउटपुट शो कराने के लिए यूज किया गया है यहाँ पे। अब देखिए जो नीचे की ये जो 3 लाइनें लिखी हुई हैं, यहाँ पे आपका जो यूज किया गया है वो यूज किया गया है आपका सेट, ठीक है। ये देखिए सेट, सेट एज, सेट नेम, ठीक है, और सेट आईडी नंबर, ठीक है ना। तो सेट नेम सेट एज में इंट जो भी एज है, क्योंकि एज आपका इंटीजर जो भी आप 8 9 10 12 13 जो भी डालें, तो चूंकि वो इंटीजर वैल्यू है तो यहाँ पे इंट लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे हमने फिर एज जो भी आपकी न्यू एज है वो आपने एज डाल दी। उसके बाद से फिर आपका दूसरा देखिए, और देखिए सारी चीजें ये पब्लिक है, क्योंकि ये पब्लिक को शो होनी है। अगर पब्लिक को शो नहीं होगा तो वो इसमें कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा। अगर ये चीज, और उसी तरीके से अगर ये देखिए ऊपर ये सारी की सारी चीजें प्राइवेट है। प्राइवेट क्यों? क्योंकि अगर ये प्राइवेट है तो मतलब क्या है कि स्ट्रिंग जो नेम हमने वेरिएबल लिया है, आईडी नंबर जो हमने वेरिएबल लिया है, और एज जो हमने वेरिएबल लिया है जिसका टाइप इंट है, तो ये क्या है, ये वेरिएबल है और इस वेरिएबल नेम से पब्लिक का कोई लेना देना नहीं। पब्लिक का लेना देना किससे है कि वो क्या एज डाल रहा है और क्या उसको शो हो रहा है, ठीक है ना। इसीलिए देखिए ऊपर जो वेरिएबल नेम है वो सारे के सारे प्राइवेट में है, और नीचे जितने भी हैं वो सारे के सारे पब्लिक में है, यानी कि पब्लिक को वो शो हो रहा है कि वो क्या वैल्यू दे रहा है और क्या वैल्यू उसको रिटर्न मिल रही है, ठीक है दोस्तों। तो होप सो आपको ये कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा। तो अब देखिए जैसे कि क्या लिखा हुआ है, सेट एज, सेट एज, एज आपका इंटीजर है तो आपका इंटीजर और आपने न्यू एज डाला, तो एज इक्वल टू न्यू एज, ठीक है ना। पूछेगा आपसे, एज पूछेगा और आपने वहां क्या डालेंगे, न्यू एज। आप उसके बाद से फिर क्या है, पब्लिक वाइड सेट नेम, नेम आपका स्ट्रिंग टाइप है तो इसलिए डाटा टाइप यहाँ पे स्ट्रिंग लिखा हुआ है। आप नेम लिखा हुआ है तो आपने नेम के अंदर अपना नेम डाल दिया। फिर अगर पब्लिक में फिर देखिए सेट आईडी नंबर, आईडी नंबर भी आपका स्ट्रिंग हो सकता है, इसलिए यहाँ पे टाइप ऑफ स्ट्रिंग रखा हुआ है। और फिर आपको पूछेगा आईडी नंबर तो आप अपना आईडी नंबर डाल देंगे। तो ये तीनों आप जैसे ही गेट सेट मेथड का यूज करके डालेंगे तो आपका ये जो गेट मेथड है, ठीक है ना, वो गेट मेथड क्या करेगा कि जो वैल्यू आपने यहाँ पे डाली है उसी वैल्यू को वो आपको शो करा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से गेट मेथड और सेट मेथड का यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम में होता है। किस लिए? कि वेरिएबल के वैल्यूज को मॉडिफाई करने के लिए, और जो रिजल्ट मॉडिफाई करने के बाद वैल्यूज को आ रहा है उसको शो कराने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इस तरीके से हम ये इंप्लीमेंट कर रहे हैं कोड को, और उसके बाद से देखिए किस तरीके से हम वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर देखिए पब्लिक क्लासरूम रन इनकैप्सुलेशन में क्या दिखेगा आपको, जो पब्लिक को दिखेगा, ठीक है ना। तो क्या डालेगा, सेट नेम जेम्स डाल दिया उसने, सेट एज 20 डाल दिया उसने, और सेट आईडी नंबर उसने क्या डाल दिया, 12343MS, ठीक है ना। अब सिस्टम आउट प्रिंट, ये जो है ये प्रिंट कराने के लिए यूज होता है, ठीक है ना। ये क्या है कि ये जो वैल्यू आती है वो गेट के थ्रू उसको प्रिंट कराने के लिए यूज करता है। और प्रिंट कराने के लिए जो भी उसने यूज किया, देखिए लास्ट में गेट एज, गेट नेम, ठीक है ना, गेट नेम, इसी तरीके से और गेट आईडी, ठीक है ना। ये जो भी यहाँ पे गेट का यूज करके जो भी ये लिखा हुआ है, अब वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट की हेल्प से वो शो होगा, और वो जो आपका आउटपुट होगा वो देखिए आपका क्या है, जेम्स, नेम क्या है जेम्स, और एज क्या है 20। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने केवल दो चीजें डाली हैं, दो चीजें डाली तो हमने तीन चीज सेट की, हमने तीन चीजें देखिए, सेट नेम जेम्स, सेट एज 20, सेट आईडी नंबर इतना। लेकिन जब हम सिस्टम आउट प्रिंट की बात कर रहे हैं, डॉट प्रिंट की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हमने केवल नेम डाला हुआ है, और प्लस नेम के बाद हमने केवल उसका एज को गेट किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो हमारा आउटपुट आ रहा है उसमें हमारा केवल नेम और हमारा एज, यही दो चीजें शो कर रही हैं। उसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं अपने आईडी की, जो हमने सेट तो किया हुआ है लेकिन चूंकि हमने इसके अंदर नहीं डाला है, इसलिए हमें आउटपुट में वो आईडी नंबर शो नहीं कर रहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जो आईडी नंबर शो करना चाहिए वो आईडी नंबर नहीं शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उसको सिस्टम डॉट प्रिंट आउट सॉरी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में उसको हमने नहीं डाला है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे भी ये चीज लिखी हुई है कि द पब्लिक सेट एक्स एंड गेट एक्स मेथड आर द एक्सेस पॉइंट ऑफ द instance variables of the incapsTest class. Normally, these methods are
referred as getter and setter. Therefore, any class that want to access the variable should access them through these getter and setter method. ठीक है ना, यानी कि जिस क्लास के अंदर हमने इनकैप्सुलेट करके डाटा को रखा हुआ है, ठीक है दोस्तों, तो वो जो डाटा हमने इनकैप्सुलेट करके रखा हुआ है, वो डाटा केवल और केवल गेटर और सेटर वैल्यू के थ्रू ही मॉडिफाई और उसको देखा जा सकता है। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए, चूंकि इनकैप्सुलेशन विद डाटा हाइडिंग का कॉन्सेप्ट है, तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर दोस्तों कभी भी आपको डाटा जो है वो जिस ऑब्जेक्ट को आपने इनकैप्सुलेट करके क्लास के अंदर डाला हुआ है, केवल वही क्लास जिस क्लास के अंदर वो ऑब्जेक्ट है वही उस ऑब्जेक्ट को यूज कर सकता है। उसके अलावा आउटर साइड का जो क्लास है वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जिसको हमें इनकैप्सुलेट करके रखा हुआ है उसको यूज करने की कोशिश करेगा, तो वो उसको यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हम कहते हैं कि अदर क्लास से पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो हाइड है, इसीलिए हम इनकैप्सुलेशन को डाटा हाइडिंग भी कहते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन के अंदर। अब अगर हम बेनिफिट्स की बात करें इसकी इनकैप्सुलेशन की, तो द फील्ड ऑफ अ क्लास कैन बी मेड रीड ओनली और राइट ओनली, यानी कि उस क्लास के अंदर ही पर्टिकुलर डाटा को रीड या राइट किया जा सकता है। अ क्लास कैन हैव टोटल कंट्रोल ओवर व्हाट इज स्टोर्ड इन इट्स फील्ड, और इस इनकैप्सुलेशन कैपेसिटी के थ्रू वो जो क्लास है वो ये मतलब क्या उसके अंदर रखना है, ठीक है ना, स्टोर करना है, उसका उसके ऊपर टोटल कंट्रोल होता है। ठीक है दोस्तों, तो होप सो दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर इनकैप्सुलेशन था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन के अंदर आपको समझ में आया होगा। अगले कॉन्सेप्ट के लिए हम कल फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।